हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर करेंगे CTET की से रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम पैराग्राफ देखेंगे, पहले तो गद्यांश और उसके साथ पद्यांश भी देखेंगे, और हिंदी की यहाँ पर हम पेडागॉजी भी देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है। ये जो 2022 दिसंबर 2022 में CTET के द्वारा ही पेपर में पूछा गया था, ये वही पैराग्राफ है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है, एक के बाद एक ख्याल आते ही रहते हैं मन में। मन की हर बात मानने या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश मानसिक रूप से भयंकर परिणाम लाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे हमारा मन, जो आपको पेपर में इंपॉर्टेंट लाइन लगती रहे CTET के जब पेपर आप देने जाएं, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आंसर ढूंढने में आपको इजी रहेगा। और बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर इसमें से ढूंढते चलते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी है। तो अपने अपने तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इससे हमारा मन अराजकता का शिकार हो जाता है और हमारी जो प्रसन्नता है वो धूमिल होने लगती है। दिन प्रतिदिन अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, अपने सभी अनर्गल विचारों के प्रति अति प्रतिक्रिया करना, और ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। धर्म ने इसलिए इसे माया की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपनी दोषपूर्ण जो आदतें हैं उनको सुधारना चाहिए। ये पूरा पैराग्राफ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि मन की चंचलता की सीमा, कोई सीमा नहीं है। इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है मन बहुत चंचल होता है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यही पैराग्राफ, ये देखिए CBT बेस्ड एग्जाम था, याद रखिए। तो इसमें हर क्वेश्चन में पैराग्राफ दिखाया जा रहा था, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है हर बार एक क्वेश्चन आ रहा था, तो वही पैराग्राफ ये दिखाया जा रहा था। ये वही पैराग्राफ है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि मन की सभी बातों को पूरा करने से, मन की सभी बातों को पूरा करने से क्या हो जाता है? ऊपर आपने पढ़ाई था कि मानसिक परेशानियां हो जाती हैं उत्पन्न, है ना। तो ये ऊपर पढ़ा था। इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य की खुशी समाप्त होने का एक कारण क्या है? तो मनुष्य की खुशी समाप्त होने का एक कारण क्या है कि हम अपने मन के अनुसार जब चलते हैं, तो जो बातें, जब हमारे मन वाली बातें हो नहीं पाती, तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसी पैराग्राफ से अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कारण नहीं है पूछा है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें नहीं है पूछा है। तो नहीं है का मतलब क्या है कि निरर्थक बातों को, यहाँ पर ये चौथा, निरर्थक बातों को सुधारना, ये तो जो है मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर हमारा सही होगा, मानसिक स्वास्थ्य से नुकसान नहीं पहुँचेगा, जबकि अच्छा होगा। तो इसीलिए ये कारण नहीं है। निरर्थक बातों को सुधार लेंगे तो ये मानसिक स्वास्थ्य में नहीं पहुँचेगा। अगला इससे क्वेश्चन है, माया में शामिल क्या चीज़ नहीं है? तो माया से रिलेटेड यहाँ पर देखिए सारी बात लिखी है कि यहाँ पर हम ये पूरा ही पैराग्राफ लिख रखा है। इसमें दिन प्रतिदिन सोचना, चिंता करना, अनर्गल विचारों पर अति प्रक्रिया देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। माया की संज्ञा दी है, ये पूरा इसमें दे रखा है। तो माया के अंतर्गत इसमें क्या चीज़ जो है वो शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो इसके अंतर्गत इच्छाएं ना रखना, ये माया के अंतर्गत शामिल नहीं है, और सब जो चीज़ें हैं वो माया के अंतर्गत शामिल हैं। अनर्गल बातें या ज़्यादा चिंता, मन की चंचलता, ये सब। इसी पैराग्राफ से अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना है कि इसमें जीवन जीने के तरीके में अपने सुधार लाना चाहिए, तो जीवन जो है उनका अच्छे से चलेगा। अगला इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दोषपूर्ण आदतों में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? तो दोषपूर्ण आदतों में शामिल जो है, इसमें क्या चीज़ है? तो निरर्थक बातें करना ये शामिल है, जबकि इच्छाएं नियंत्रित करना, अपनों की परवाह करना, अपनों की इच्छाओं का सम्मान करना, ये अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर ये है। अगला इसी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य का उदाहरण पूछा है यहाँ पर। तो दोषपूर्ण आदतें जो हैं वो विशेषण और विशेष्य, आदतें विशेषण है और विशेष्य क्या है? जो विशेष्य है वो आदतें हैं और दोषपूर्ण है विशेषण। तो ये इसके अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ही दूसरा इसका उत्तर है। इसके बाद अगला इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है, चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण नहीं है कौन सा? ये पूछा है, चिंता शब्द से बनने वाला। तो इसमें इसके अंतर्गत जो मैं आपको बताऊं, इसमें चिंताएं जो है वो नहीं होगा, जबकि चिंतन, ये चिंतित और सुचिंतित, ये सब चिंता से बनने वाले विशेषण हैं।
इसके बाद फिर ये देखिए पद्यांश आ गया। मैंने आपको कहा था कि गद्यांश है, अब इसको यहाँ पर गद्यांश ही लिखा है, लेकिन लिखा देखिए पद्यांश की तरह है, तो पद्यांश सोचेंगे, लेकिन फिलहाल हाँ इसको रीड करेंगे। तो हमने इस खिड़की के बाहर देखा और अनुभव किया कि हम ही हैं स्वर्ग के सबसे निकट। हमने पृथ्वी की ओर देखा और सोचा धरती पर रहने वाले ये अरबों लोग आखिर क्या नहीं कर सकते। हमें याद आए अतीत के वे खोजी यात्री जो अनगिनत कठिनाइयों, मुश्किलों और बाधाओं को पार कर रास्ता तैयार कर पाए। ठीक है, ये है इसके अंतर्गत क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कविता में किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई है? तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पर क्वेश्चन है, किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई है, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वालों की, इसी से तो है खोजी, है ना। सड़क और उसके थोड़ी अंतरिक्ष से रिलेटेड है ये, तो ये इसका दूसरा उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन। दिए गए काव्यांश, देखिए यहाँ काव्यांश लिखा है, तभी तो गद्यांश गलत था, तो ये काव्यांश यहाँ पर आ गया। काव्यांश दिखा है, कविता के आधार पर कहा जा सकता है। तो इसमें कविता के आधार पर कहा जाता है कि धरती के निवासी किसी भी सीमा तक का कार्य कर सकते हैं। बताया कि ये पृथ्वी के लोग क्या काम नहीं कर सकते। फिर अगला इसी गद्यांश से है, हमें याद आए अतीत के बेखोजी यात्री जो अनगिनत कठिनाइयों, मुश्किल और बाधाओं को पार कर रास्ता, यानी कि बेखोजी यात्री जो लोग बिल्कुल भला नहीं, जो खोजी यात्री नहीं, जिन्होंने दूसरों के लिए राह बनाई, ये इसका उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये उत्तर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ये काव्यांश के अनुसार धरती पर कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पर धरती पर इन्होंने बताए हैं, इसी कविता में ही बताए हैं कि ये अरबों लोग। तो कितने लोग रहते हैं? अरबों लोग रहते हैं। तो आप यहाँ पर अपने आप अरबों जो है टिक लगा देंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी काव्यांश की से, और इसमें जो पूछा है इन्होंने कि समूह से भिन्न बताना है, क्या चीज़ है? तो समूह से भिन्न, देखिए इसमें कठिनाइयाँ, मुश्किलें और जो ये इसके अंतर्गत कठिनाइयाँ, मुश्किलें और बाधाएं, ये तो सब समूह के अंतर्गत हैं। इसके बाद जो अनगिनत है, ये जो है ये समूह से अलग है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन अनगिनत यहाँ पर अलग है, ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि काव्यांश में पूछा गया पृथ्वी का इसमें पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची जो है वो इसमें रज जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मही, धरा और अग्नि तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर एक व्यक्ति से, अब ये देखिए अगले क्वेश्चन आ गए। अब ये देखिए पीडागोजी से संबंधित आ गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है? तो इसमें जो है वो सूचना अंतर गतिविधि शामिल है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड ध्यान में रखेंगे? तो इसका जो यहाँ पर उत्तर है, इन चारों में से पूछा है कि क्या मानदंड रखेंगे, तो ये चारों ही मानदंड इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य और बातचीत के समुच्चय हो, ये चारों इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसका ये सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करने के अकॉर्डिंग ये वाला उत्तर आपका सही है। वर्गीकरण, एक समान लगने वाले बिंदु को एक समूह में रखना, ये वर्गीकरण होता है। दूसरे तरह के लोग दूसरे उसमें रखना, ये वर्गीकरण होता है। और अनुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान का मतलब होता है प्रतिरूप या नियमितता को देखना। और फिर अवधारणा मानचित्रण का मतलब होता है यहाँ पर पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार को मानचित्रण के अकॉर्डिंग, और फिर ये नोट बनाना इसके अकॉर्डिंग। तो पूरा इसका ये उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक और बच्चे चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, और एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है, ये पूछ रहे हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और वैसे जो होगा ये 19वां क्वेश्चन होना चाहिए हिंदी का। तो इसके अकॉर्डिंग है विश्लेषणात्मक श्रवण कर रहे हैं, है ना, वो सुन रहे हैं, विश्लेषण भी हो रहा है इसके साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कि व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित और परिभाषित करवाता है। वर्णनात्मक लेखन और आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों के द्वारा काम में लाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो चौथा इसका होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ सामग्री देती है और कहती है कि जल्दी से इससे भी
इसमें से मुख्य सूचना या विचार ढूंढो और एक दूसरे के साथ साझा करो। विद्यार्थी किस प्रकार का पठन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सरसरी तौर पर पठन यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि एक पाठ सामग्री दे रही है और जल्दी से कहती है, जल्दी से कह रही है ना, इसमें से मुख्य, तो वो सरसरी नगर में उसको पढ़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने जल्दी से बोला ना, तो यहाँ पर इस शब्द को पकड़ना है आपको। तो यही होता है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। अगर आप टैग वर्ड्स पकड़ लेंगे तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। पीडागोजी में तो इतना है, खैर अगर आप दिमाग से पढ़ेंगे क्वेश्चन। द्वितीय भाषा के शिक्षण के अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बोधगम निवेश होना चाहिए, अच्छे संकेत और तनावमुक्त परिवेश, ए, सी और डी तीनों होना चाहिए, तो इसका तीसरा यहाँ पर उत्तर होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनकी खूबियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो बच्चों का इसीलिए बनाया भी जाता है। ठीक है। 8वें के बाद नमा है, असमान यानी कि भिन्न चीज़ को पहचानना है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता की वृद्धि करता नहीं, शिक्षार्थियों का आकलन तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये दूसरा गलत है। विद्यार्थियों से रिलेटेड है। विद्यार्थियों मतलब उनके अभिभावकों को ये बताना है कि आपका बच्चा किस स्तर का है, आप किस पहले कैसा आया था, अब किस स्तर का हो गया है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये सब आप अपने आप देखिए, उसमें कौन सा आप किस तरह से पढ़ाएंगे, तो ये पोर्टफोलियो बनता है। अध्यापक पर विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं, ये कार्य कैसे होने चाहिए, ये 10वां क्वेश्चन है। तो शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर आप बनाइए, जितनी नॉलेज है उससे थोड़ा सा ऊपर उन्हें कोई अधिगम कार्य की योजना दीजिए। इसके बाद एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने में निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। ठीक है, निबंध लिखने को कहती है और आकलन के लिए जमा कहती है। यहाँ अध्यापक का क्या उद्देश्य है, अध्यापक क्या चाह रहा है, तो विद्यार्थियों की यथेष्ट प्रगति का वो आकलन करना चाह रही है कि बच्चा निबंध लिख पा रहा, नहीं लिख पा रहा, किस तरह से सही से वो जो है बच्चा किस स्तर पर आगे बढ़ा है। इसलिए 12वां यहाँ पर क्वेश्चन है, तमिल भाषी युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है और वहाँ एक ऐसे स्थान पर रहने लगता है जहाँ पर अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि ये भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, उसने भाषा अर्जन कर ली है, सीख ली है, भाषा को अर्जित कर लिया है, तो ये दूसरा होगा इसका उत्तर। 13वां यहाँ पर है, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर इसका है संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियाँ सृजित करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है अपने आप में सुधार ला सके। आप ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप करिए जिससे बच्चा आगे की ओर बढ़ सके। अगला है, कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए, तो शिक्षार्थियों का अर्थ निर्माण पर। जब कक्षा की कोई प्रस्तुति हो रही है तो आप टीचर जो पढ़ा रहा है उसका अर्थ संग संग समझते जाएं कि अच्छा ये बात टीचर कहना चाह रहा है। अगला 15वां क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रियात्मक विधाएं और संज्ञानात्मक, इन चारों को मिलान करना है। तो इसमें यहाँ पर इसका चौथा आंसर होगा, ए का दूसरा होगा, सामाजिक सांस्कृतिक का भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि है जो सामाजिक संदर्भ और प्रथाओं का केंद्र है। और बी का जो होगा चौथा होगा, अंतःक्रियात्मक भाषा अंतःव्यक्तिक संबंधों को अनुभूत करने का साधन है। विधाएं क्या होता है, विधाएं हैं भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों और पाठ्य सामग्रियों के विमर्श के द्वारा शासित होती हैं। और संज्ञानात्मक है, यहाँ पर भाषा अमूर्त ज्ञान का अर्जन है और इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल हैं। तो ये पूरा यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा एग्जाम में, इससे आपको ये पता चलेगा कि हिंदी से रिलेटेड प्रश्न किस तरह के आते हैं। और हिंदी के 30 क्वेश्चन तो आपको हर हाल में, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हों और चाहे आप पेपर सेकंड दे रहे हों, दोनों में हिंदी के क्वेश्चन तो आपको करने हैं। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और मिलूंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और पेपर अच्छे से दीजिए, अच्छे से तैयारी की होगी आपने, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर दीजिएगा। धन्यवाद।